नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार सभी प्रदेशवासियों को। आज भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विजय मराणे, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परीक्षा के मोहताज नहीं है, जिनकी मेहनत, जिनकी लगन से ब्यावर शहर की गलियारों से निकल के हुए विधानसभा की दहलीज तक भारतीय जनता पार्टी के परचम लहराए गए हैं। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ पूर्व विधायक श्रीमान देवी शंकर जी भूसड़ा जी की। आज स्थापना दिवस के पर्व पर भारतीय जनता पार्टी का जो आज स्थापना दिवस है, जो कि एक पर्व के रूप में मनाया जाता है, लोगों में, कार्यकर्ताओं में जो कि एक उत्साह का माहौल रहता है। इसी विषय की चर्चा लेके, इसी के साथ जनता पार्टी का सर का क्या अनुभव रहेगा, हम उनसे विशेष चर्चा करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज स्थापना दिवस है। आज 6 अप्रैल 1980 के दिन एक छोटी से कार्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई थी। आज उसने एक बहुत बड़ा विशाल रूप ले रखा है। वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 पार्टी है। सर, इसमें आपका क्या कहना रहेगा? किस प्रकार का इतना लंबे कार्यकाल का आपका अनुभव रहा सर? विश्व की भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो राष्ट्रवाद को प्रथम रखता है और लोकतंत्र में विश्वास व्यक्त करते हुए अपने सिद्धांतों और नीतियों को लेकर कर, जिसका अंत्योदय ही लक्ष्य है, अंत्योदय ही पथ है, और को लेकर कर काम कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव जीतने की मशीन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के अंदर अग्रसर है। उसी का नतीजा है कि आज पूरे विश्व के अंदर 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, तब कहा था सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, फूल खिलेगा। इस विश्वास को लेकर चलिए, आज विश्व की सबसे नंबर 1 की पार्टी बन गई है। और ये पार्टी जो अपने सिद्धांतों, रीतियों के आगे चल रही है, इसके कारण ही आज ये पार्टी हिंदुस्तान के हर जनता के दिल के अंदर बस गई है। सर, अगर मैं ब्यावर में भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करना चाहूँ, सर, आपका जो पूर्व का जो कार्यकाल रहा, आप पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो ब्यावर के अंदर परचम रहा है सर, उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आप एक ब्यावर के एक बहुत बड़े नेता के रूप में भी उभरे हैं। सर, कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस साझा करिए जो ब्यावर की जनता को आप कहना चाहेंगे एज ए नेता के रूप में सर। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से एक कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा था, और पार्टी के एक वार्ड अध्यक्ष से यात्रा शुरू हुई, और वार्ड अध्यक्ष से लेकर के युवा मोर्चा के मंडल महामंत्री से लेकर युवा मोर्चा के जिला मंत्री, और उसके बाद जिला महामंत्री, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब शहर और देहात एक ही चलता था, उस वक्त जिला मंत्री भी रहा पार्टी का अजमेर का, और फिर अजमेर देहात में जिला उपाध्यक्ष रहा। फिर 95 से लेकर 2004 तक जब मैं एमएलए बना, तो 10 साल तक मैं भारतीय जनता पार्टी ब्यावर का मंडल अध्यक्ष भी रहा। और इसके साथ साथ उसके बाद विधायक रहते हुए 88 के अंदर मैं ब्यावर का म्युनिसिपल काउंसलर भी रहा। और उसके बाद जो यात्रा रही, मैं 4 कार्यकाल जिलाध्यक्ष के भी पूर्ण हुए हैं पार्टी के। ये बहुत मेरा सौभाग्य है कि विश्व की नंबर 1 पार्टी ने मुझे विभिन्न पदों पर जो मान सम्मान प्रतिष्ठा दी। निश्चित रूप से मैंने एक कार्यकर्ता के नाते जनता के बीच में काम करने का संपूर्ण जिले में ही प्रयास किया। मेरे को प्रदेश में भी काम करने का अवसर मिला, पूरे प्रदेश भर में भी काम किया, प्रभारी के नाते भी काम किया। मैं समझता हूँ इस अनुभव में ऐसे अनेक समय आया जब चुनौतियां भी बहुत भारी थी। जब 1990 का कालखंड था, राम मंदिर का विषय था, उस राम मंदिर के विषय को लेकर 89 से हमने काम शुरू किया, और 90 के अंदर उसमें जेल भी जाना पड़ा, टाटा भी लगी हमारे ऊपर, और 92 के अंदर वो कालखंड भी देखा जिसकी हम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। 10 दिन अयोध्या भी रहने का अवसर मिला, और जब हम अयोध्या से वापस आए तो मन में ये था कि मंदिर कब बनेगा। अभी तो टेंट में है भगवान राम जी, लेकिन भव्य कब बनेगा। लेकिन ये भी हमारा सौभाग्य है कि हमने इस काम करते करते हमने उस मंदिर को उसकी हमने कार सेवा भी की,
शुरुआत की, जब टेंट में रखा था, और उसके बाद उस भव्य मंदिर को बनते हुए भी देखा, उसके दर्शन करके भी आए। और पार्टी को मैं समझता हूँ कि ब्यावर एक ऐसा राजस्थान के अंदर विधानसभा क्षेत्र है जहाँ के कार्यकर्ता अत्यंत कर्मठ और निष्ठावान और पार्टी के प्रति समर्पित है। कोई टाइम ऐसा था कि ब्यावर के अंदर भारतीय जनता पार्टी कभी जीतती थी, कभी अधिकांश तक कांग्रेस जीतती थी, लेकिन भाजपा जब जीतती थी तो केवल 500-400 वोटों से जीतती थी। लेकिन मेरे 2003 के चुनाव में मैं सबसे पहले 12,500 वोटों से विजयश्री प्राप्त की। अनेक चुनौतियों के बाद भी ब्यावर की जनता ने, मैं उस वक्त कह सकता हूँ कि उस वक्त ब्यावर की जनता ने जातिवाद और पार्टीवाद से ऊपर उठकर केवल एक देखा कि कार्यकर्ता को आगे लाना है, और बिना कोई जाति का सहारा होते हुए पार्टी के हर वर्ग ने मुझे जो आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया, उसी का नतीजा था कि 5 साल मैंने भी उस जनता के सपनों पर खरा उतरने का प्रयास किया। मैंने पूरे विधानसभा की पदयात्रा भी पैदल की, हर गांव तक मैं पैदल पहुंचा और उनकी समस्याओं को, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, हर समस्या के निदान में काम करते हुए शहर के डेवलपमेंट के अंदर भी मैंने पूरा प्रयास किया। और मुझे सौभाग्य है कि मेरा जनता ने बहुत भरपूर साथ दिया, और विशेष रूप से ब्यावर के भामाशाहों ने, ब्यावर की जनता ने, मीडिया ने, सबने मेरे कार्य में भयंकर सहयोग दिया। उसी का नतीजा रहा कि चाहे नीलकंठ महादेव हो, चाहे दुधालेश्वर महादेव हो, और चाहे अक्कलपुरी की धुनी हो, ऐसा कोई धार्मिक स्थल नहीं है जहाँ पर काम करने का अवसर नहीं मिला। और टाटगढ़ को भी पर्यटन की दृष्टि से आगे लाने का मुझे उस कालखंड में अवसर मिला। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे इस लंबे कालखंड 47 साल भाजपा को 47वां प्रवेश किया है, इस 46-47 साल की राजनीतिक यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव देखने के बाद भी मुझे पार्टी का बहुत स्नेह मिला, पार्टी का बहुत सम्मान मिला। मैं सौभाग्यशाली हूँ, और मैं आज आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ पार्टी के कार्यकर्ताओं से और सबसे जनता से कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवाद में विश्वास करती है, जो लोकतंत्र के अंदर विश्वास रखती है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए हुए संविधान में विश्वास व्यक्त कर कर इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के लिए कृत संकल्प है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। और मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने वो सब सपने साकार किए जो जनसंघ से जो हमारी यात्रा शुरू हुई, चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, और चाहे 3 तलाक का हो, और अनेक राष्ट्र के मुद्दे जो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे पूरे हुए, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में वो सब साकार हो रहे हैं। और आगे भी मैं कह रहा हूँ कि परम वैभव पे जाने का भी हमारा जो सपना है वो साकार होगा। आज इस अवसर पर, स्थापना दिवस के अवसर पर, मैं ब्यावर की जनता को, जिले की जनता को, प्रदेश की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि पार्टी से बुने और राष्ट्र निर्माण के अंदर सहयोग करें। धन्यवाद। सर, एक सवाल और पूछना चाहूंगा। आपके कार्यकाल में जनता ने आपको ढेर सारा प्यार दिया और आपके काम की सराहना भी करी थी। सर, आपके सबसे बड़े काम की सराहना जब नीलकंठ का जो निर्माण चल रहा था उस समय काफी सराहना हुई थी। सर, आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से आप धार्मिक स्थल का नवीनीकरण कराया था, और कुछ आलोचक आपके ये कहते थे कि ये सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति के कारण हो रहा है, उन आलोचकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, आलोचक हमें एक नई शक्ति देते हैं, आलोचना करना उनका, क्योंकि मैंने कहा लोकतंत्र में विश्वास करना उनका अधिकार है। हर व्यक्ति को हर काम समझ में नहीं आता है, जब समझ में आता है तो आलोचना करने वाला भी हमारे को धन्यवाद देता है, बधाई देता है। और आज जब उस वक्त बड़ी लगाव, लेकिन आज सब उस चीज को स्वीकार करते हैं कि वो एक ऐतिहासिक स्थान यदि उसी कालखंड में जिस गति से पकड़ा वो गति बनी रहती है तो आज राजस्थान का उस वक्त ही बन गया था। पूरे राजस्थान से पर्यटक आते हैं, और मैं समझता हूँ वो वहां पर, क्योंकि वो परम पूज्य हमारे सिंह ऋषि जी की तपोभूमि है, तो ये कोई ईश्वरीय वरदान था। ये कोई मैं भी नहीं कर सकता था, कोई नहीं कर सकता था कि उस पथरीली पहाड़ी पर इतना बड़ा भव्य मंदिर 2.5 साल में नीचे मंदिर भोलेनाथ का भी हो जाए, वैष्णो देवी माता का भी हो जाए, वो भी कटरा की तर्ज पर। ये तो कोई ईश्वरीय वह चमत्कार था, उस तपोभूमि का कमाल था कि सारी अड़चने दूर करते हुए भी वहां पे एक ऐतिहासिक स्थान बना। निश्चित रूप से उसके पीछे जो उद्देश्य था वो हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा उद्देश्य था। उसके पीछे हमारी तपोभूमि का तो एक विकसित करना ही था, उसके साथ साथ उस क्षेत्र के ग्रामीण वासियों के लिए, चाहे वो सिंचाई की दृष्टि से हो, चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से हो, और चाहे रोजगार की दृष्टि से हो, इन सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया था। क्योंकि पीछे जो डैम बना हुआ उस डैम को भी हम ऊंचा लिया था,
ऊंचा लेने से उस आसपास के क्षेत्र के जो कुएं थे उनका जल स्तर ऊपर बढ़ गया, उससे सिंचाई का उनको जो फायदा होना था वो फायदा भी हुआ। उसके पीछे बहुत हेतु था, केवल एक मंदिर का उद्देश्य, मंदिर के पीछे अनेक उद्देश्य थे, वो थे जनता से जुड़े हुए सीधे सीधे सिंचाई के, पर्यटन के, पर्यावरण के और ये सारे डेवलपमेंट के लेकर के था। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इसके पीछे उद्देश्य था, और उसमें सब लोगों ने सहयोग दिया, ग्रामीण क्षेत्र ने भरपूर सहयोग दिया, प्रशासन ने बहुत सहयोग दिया। इस सहयोग का ही कमाल था कि वो स्थान भव्य बन गया। आप एक निमित्त मात्र थे प्रभु की दृष्टि से। मैं तो निमित्त कहता है कि प्रभु जो काम करवाता ना वो अपने बंदों से किसी से करवाता। ये मेरा सौभाग्य था कि ईश्वर ने उसके लिए मुझे चुना, बाकी मैं कुछ नहीं था सारे सहयोग मिला और सहयोग का ही परिणाम था कि एक अच्छे परिणाम सामने आए। सर, आज केंद्र में और राज्य की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती है जो आम लोगों तक पहुंच सके, उसके लिए सर आपके संगठन किस प्रकार से कार्यरत है सर? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं चल रही है, जो हमारे मन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एकात्म मानववाद का जो सिद्धांत दिया था कि हमारा राज्य में आना तभी सार्थक होता है जब हम गरीब की झोपड़ी तक राज का सुख पहुंचा सके, अंतिम व्यक्ति को हम आगे ला सके। और मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उनके नेतृत्व में जितनी भी योजनाएं चल रही है वो सीधी सीधी आम जन के हित के लिए जुड़ी हुई है। उसी का नतीजा है कि आजादी के बाद गरीबी हटाओ का नारा तो बहुतों ने दिया था, गरीबी हटाओ के नाम पे वोट भी बहुत मांगे थे, लेकिन हटा नहीं पाए, उल्टा गरीबी बढ़ाई। लेकिन मोदी जी के इन 11-12 सालों में आप देखोगे 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे आ गए। ये आंकड़े बता रहे हैं कि वास्तव में उनका काम हो रहा है। कांग्रेस के समय में ये कहते थे कि साहब हम 100 रुपए बेचते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन पहुंचते हैं ये उनको भी मालूम था, मनमोहन सिंह जी जैसे अर्थशास्त्री को भी मालूम था, उनके खुद के मुंह के ये शब्द है। लेकिन काम किसी ने नहीं किया, काम किया मोदी जी ने प्रैक्टिकल। आज उसका तो अकाउंट को सारों को डिजिटल करा दिया, सबके 45 करोड़ खाते खोल दिए। उसका आज परिणाम क्या हुआ कि आज उस गरीब के खाते में सरकार की योजनाओं का 100 रुपए जाता है तो 100 का 100 ही उसके बाद पहुंचता है, उसका 95 नहीं हो सकता है। पहले तो वो बाकी तो होता नहीं होता, लेकिन एक पोस्टमैन आता था, वो भी उसको भी 20 रुपए इनाम देता था, वो भी 80 देते थे, लेकिन वो भी 80 रुपए हो जाते थे। लेकिन आज 100 रुपए खाते में जा रहा है तो 100 रुपए ही जाता है। आज जिस गैस को लेकर के हल्ला मचा रही है कांग्रेस, उस कांग्रेस को शायद पता नहीं है, 2013 की घटना उसको याद नहीं है कि जब 6 सिलेंडर मिलते थे, राहुल गांधी जी ने दिल्ली के मैदान में कहा था ये रैली के अंदर कि मनमोहन सिंह जी इस 6 से 9 कर दो, इससे काम नहीं चलता है। तब उन्होंने जब 9 करने की तो उसमें तालियां बजाई थी। और आज जब मोदी जी की सरकार पिछले 10 साल से चल रही है, सारी लिमिट खत्म कर करके जितने चाहे उतने ले सकते हैं। इस वैश्विक युद्ध के समय में भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है कि आपको गैस आराम से मिल रही है, लोग आराम से खाना बना रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये गरीबों के हित की बात। आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आपके आयुष्मान योजना, लखपति दीदी योजना, किसान निधि योजना, मैं समझू सैकड़ों योजना सीधा सीधा आम गरीब किसान मजदूर वर्ग के उसको फायदे के लिए पहुंचाई। मैं समझता हूँ कि ऐसा कल्पना आज से पहले किसी भी सरकार ने नहीं की थी। तो ये मोदी जी का ही कमाल है, क्योंकि धरती के जुड़े हुए लाल है, धरती की खुशबू को पहचानते हैं, धरती की समस्याओं को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उसी का नतीजा के परिणाम भी ऐसा आ रहा है। आज विश्व के अंदर एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री है नरेंद्र भाई मोदी जिसकी दुनिया सुनती है। आज इस वैश्विक युद्ध के अंदर भी मोदी जी चाहे विश्व के किसी भी नेता को फोन कर सकता है और करके बात कर सकता है, लेकिन और दूसरा कोई नेता नहीं है जिसकी हिम्मत की वो विश्व के किसी नेता से बात कर सके। ये है कमाल, ये हमारी ताकत। नहीं तो कोई टाइम पे सपेरों का देश कहलाता था, लेकिन आज विश्व की बहुत बड़ी ताकत क्यों कहलाता है तो भारत कहलाता है। इस वैश्विक युद्ध के समय में भी मैं समझता हूँ कि इसे जब सारे जहाज वहां जो रुके हुए हैं, तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके 8 जहाज निकल करके बाहर आ चुके हैं। 8 जिस जहाज पर भारतीय फ्लैग है सर, उनको आसानी से बाहर भेजा जा रहा है। ये कमाल है मोदी जी का। आज इस स्थापना दिवस पर हम लोग कहते थे 56 इंच का सीना, 56, आज 56 इंच का हमारा तो पूरा एकदम हर कार्यकर्ता का, हर नागरिक का 56 इंच का सीना हो रहा है।
बिल्कुल सर, आपकी बात में कहीं ना कहीं एक वो वैश्विकता झलकती है जिस प्रकार से आपने मोदी जी का गुणगान करा है। सर अंतिम में एक सवाल पूछना चाहूंगा कि सर एक वो दौर था भारतीय जनता पार्टी का जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि दो सिर्फ शायद दो सीटों के कारण उनकी सरकार गिर गई थी। आज वर्ल्ड की सबसे नंबर वन पार्टी बन के उभरी है सर। सर उस दौर में और अभी के दौर में क्या परिवर्तन लगा सर? क्या आपको लगा कि नहीं, हाँ उस दौर में और आप अभी के जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल चल रहा है उसमें एक स्वर्णिम काल आया? भारतीय जनता पार्टी का 96 के अंदर हमारी सरकार बनी थी, वो मिलीजुली सरकार थी। 98 में वो 13 दिन की थी, फिर 98 में 13 महीने की बनी थी, और 97 में 98 में 13 महीने, फिर 99 में वापस हुआ था। कुल मिला के वो जो कालखंड था जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको पपत्ती कसते हुए कहा था कि आज तुम हम पे हंस रहे हो, कल तुम तरसोगे, दुनिया तुम्हारे पे हंसेगी। और वही परिणाम सामने आपके सामने, मतलब हम जब 1980 में पार्टी की स्थापना की थी तब भी हम पे लोग हंस रहे थे। जब 84 में 2 सीटें आई थी तो कहे तो दो हमारे और 2 सीटें, वो नारा था उस वो चला था कि 2 से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन वही जो हंसने वाले लोग थे आज वो 2 से पार्टी के 303 पे भी पहुंच गए। ये तो मैं कह रहा हूँ हमारी जनसंघ की स्थापना हुई थी, जब जनसंघ के समय में उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ये कहा था कि मैं इस जनसंघ को कुचल कर रख दूंगा। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सदन में कहा था कि मैं आपकी कुचलने की मानसिकता को ही कुचल दूंगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो नहीं रहे, लेकिन आज देश की जनता ने कांग्रेस की मानसिकता को, नेहरू की मानसिकता को ही कुचल दिया। ये तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और जो बची कुची है वो भी कुचलित जाएगी। जो सबसे बड़ी पार्टी कहती थी, जो अपना आपको 100 साल का इतिहास बताती थी, उसका इतिहास क्या है? आज हमारे पास में स्थापना दिवस पर गर्व करने के लिए अनेक विषय है, लेकिन उनके पास क्या है? उनके पास घोटालों की लंबी लिस्ट है। कोयला घोटाला, टेलीफोन घोटाला, पनडब्बी घोटाला, सब घोटाले ही घोटाले से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास में अपनी उपलब्धियों का अपार भंडार है, और जो हमने कहा वो करके दिखाया। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो जनसंघ से चली। जनसंघ के नेताओं ने जिस उद्देश्य को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर, धारा 370 को लेकर के, जिसको लेकर गठन जनसंघ का किया, और वो जनसंघ के बाद में एकमात्र पार्टी है हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी, जिसने राष्ट्रवाद की बात जो करती है, जब समय आया तो राष्ट्रवाद के लिए पार्टी को, कि राष्ट्रवाद रहना चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए, उस लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए 1977 के अंदर जनता पार्टी में पूरी पार्टी की पार्टी विलीन हो गई और सत्ता में आई। लेकिन सत्ता में आने के बाद दोहरी सदस्यता का सवाल उठा, वापस पार्टी की रीति, नीति और सिद्धांतों का उठा, क्या कि आप अपने मात्र संगठन से नाता तोड़िए, आरएसएस से नाता तोड़िए। तो हमने कहा हम तो हमारे मात्र संगठन से नाता नहीं तोड़ सकते, हम तुमसे ही नाता तोड़ लेते। तो हमने सत्ता को ठुकरा दिया। हमने कहा फिर जीरो से खड़े होंगे। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा एक बार फिर। और वो आज हम कह सकते हैं कि हमारा कमल पूरे हिंदुस्तान में खिल रहा है। बिल्कुल सर, इसका परचम तो हिंदुस्तान ही नहीं अपितु और भी देशों में देखने को मिल पा रहा है। सर एक अंतिम सवाल, सर आपने आरएसएस की बात करी, क्या आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी एक ही संघ है या एक ही संघ के दो धड़े हैं? भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है, आरएसएस एक अलग संगठन है। भाजपा और आरएसएस का कहीं लेना, वैचारिक दृष्टि से विचार मिलते हैं, और कार्यकर्ता हम जैसे स्वयंसेवक हैं हजारों वहां से निकल करके, क्योंकि राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में काम करता है। वो संगठन अपना अलग काम करता है, भारतीय जनता पार्टी अलग करती है। दोनों स्वतंत्र संगठन है, दोनों का अलग रीति नीति सिद्धांत चीजें हैं, लेकिन राष्ट्रवाद दोनों की प्राथमिकता है, इसलिए विचार मिलते हैं। सर दोनों की देश सेवा भी प्राथमिकता है तो राष्ट्रवाद भी प्राथमिकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और इसी के साथ मैं हमारे मीडिया चैनल के माध्यम से भी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आज स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। धन्यवाद।